आदाब, मैं हूं वसतुल्लाह ख़ान। इलेक्शन कहानी जारी है और हम अब तक पहुंचे हैं 2002 के इंतखाबात और उनके बाद के हालात। अच्छा, एक बात जो तवातुर के साथ इस सीरीज़ में मैं बार बार करने की कोशिश कर रहा हूं, आज भी करूंगा, कि हर डिक्टेटर उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो किसी न किसी तरह ना सिर्फ लेजिटिमेसी हासिल कर ले, बल्कि एक ऐसा सियासी ढांचा, एक ऐसी सियासी जमात तश्कील दे ले जो कि उसके लिए ढाल का काम करे। अयूब खान ने कन्वेंशन मुस्लिम लीग बनाई, उसका हम जिक्र कर चुके हैं। ज़ियाउल हक़ ने गैर जमाती इंतखाबात के तजर्बे के नतीजे में जो मुस्लिम लीग का एक ताज़ा एडिशन तैयार करने की कोशिश की, उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। हम ये भी बात कर चुके हैं कि परवेज़ मुशर्रफ ने अपने इक़्तिदार को लेजिटिमेसी देने के लिए ना सिर्फ एक सदारती रेफरेंडम करवाया, बल्कि मुस्लिम लीग क़ाफ भी क्रिएट करवाई, जैसे कि कन्वेंशन मुस्लिम लीग हुई थी, या जैसे कि ज़ियाउल हक़ के ज़माने में पार्लियामेंट में गैर जमाती पार्लियामेंट में मुस्लिम लीग का ज़हूर हुआ था। मगर होता ये है कि ये तजर्बे डिक्टेटर के ज़वाल के साथ ही ज़वाल पज़ीर हो जाते हैं। अयूब खान के साथ भी यही हुआ। कन्वेंशन मुस्लिम लीग का पता नहीं चला, फिर ज़ियाउल हक़ जो हैं उनके दौर में जुनेजो साहब आ गए और मुस्लिम लीग जो है बहरहाल वो उनके काबू से बाहर हो गई। इसी तरह ये भी हुआ कि 2002 में क़ाफ लीग, जो कि जुमा 8 दिन की पैदाइश थी, उसने इंतखाबात जीत तो लिए और उसने अपनी जो आइनी मुद्दत थी 3 वज़राए आज़म समेत पूरी तो कर ली। लेकिन फिर उसके साथ वो सदर परवेज़ मुशर्रफ के बाद गायब तो नहीं हुई, लेकिन जिस तरह 2002 में उसको ढाल बनाया गया था, वो ढाल ढह गई और फिर वही क़ुव्वतें दोबारा आ गईं कि जिनको रोकने के लिए ये ढाल क्रिएट की जाती है। यानी एमएमए का तजर्बा किया गया मुस्लिम लीग क़ाफ के साथ परवेज़ मुशर्रफ ने, और मगर कुछ भी नहीं हुआ। जब 2008 के इलेक्शन की फ़ज़ा बनी तो वही मुस्लिम लीग नून और वही पीपल्स पार्टी के जिनको दूर रखने में मुशर्रफ ने आधी तवानाई सर्व कर दी थी, दोबारा से उभर आई। 26 दिसंबर 2003 को जो पार्लियामेंट थी उसने पिछले साल जारी LFO को 17वीं तरमीम के ज़रिए उसकी तौसीक़ की। एमएमए ने भी हिमायत की। एमएमए जो है उसकी पॉलिसी ये थी कि शेर के साथ भी दौड़ना है और शिकारी के साथ भी दौड़ना है। तो वो बज़ाहिर मुशर्रफ साहब की जो अमेरिका निवास पॉलिसी थी उनकी मुखालफत भी उसने की। लेकिन जब 17वीं तरमीम का मामला आया तो उसने भी मुशर्रफ साहब का जो इक़्तिदार था और उनके अहकामात उन्हें वैलिड कर दिया। मुशर्रफ साहब को एक वादा करना पड़ा एमएमए से कि मैं आपकी हिमायत के अवज़ 31 दिसंबर 2004 तक वर्दी उतार दूँगा। ज़ाहिर है कि वर्दी बहुत अहम चीज़ होती है। वर्दी के बग़ैर आप उस तरह से एजेंसियों को कंट्रोल नहीं कर सकते जिस तरह आप वर्दी में कर सकते हैं। तो ये अपने तईं बहुत बड़ा वादा था जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कर लिया था। 20 जून 2004 में ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब जो वज़ीर आज़म बनाए गए थे, उनको कहा गया कि आप इस्तीफ़ा दे दें। असल में परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो शौकत अज़ीज़ जो वज़ीर ख़ज़ाना थे, उनको चाहते थे कि वो वज़ीर आज़म बने और जो मुल्की मईशत है उसको बराह रास्त कंट्रोल करें। तो शौकत अज़ीज़ साहब चूँकि उस वक्त तक मेंबर नहीं थे असम्बली के, लिहाजा वज़ीर आज़म नहीं बन सकते थे। तो उनकी सीट गर्म रखने के लिए चौधरी शुजात हुसैन साहब को दरमियानी अरसे के लिए वज़ीर आज़म बनाया गया। 1 माह बाद ज़िमनी इंतखाब हुआ और शौकत अज़ीज़ साहब अटक और थरपारकर से जीत गए। मुझे यकीन है कि इंतखाबी दौरों से पहले शायद शौकत अज़ीज़ ने थर का नाम भी नहीं सुना होगा
और अगर थर का नाम सुना भी होगा तो मुझे यकीन है कि शायद ज़िंदगी में कभी भी वहाँ का ट्रिप नहीं किया होगा। उसके बावजूद थर पार करके अवाम ने और अटक के अवाम ने अजनबी शौकत अज़ीज़ पे भरपूर एतमाद का इज़हार किया। इसे कहते हैं जादू की छड़ी। और फिर ज़ाहिर है वो वज़ीर आज़म बन गए। ये सब फ़ैसले जिन पे मुस्लिम लीग क़ाफ़ की हुकूमत की छाप लगी हुई थी, सिर्फ मोहर थी। ये जितने भी फ़ैसले हैं वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपनी ख्वाहिशात के हिसाब से किए थे। और अब तक ऐसा लग रहा था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का सूरज गुरूब नहीं होगा इतनी जल्दी और वो कंटिन्यू करेंगे। फिर करना खुदा का एक दिन ये हुआ कि 9 मार्च 2007 आ गया। सदर साहब ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बुलाया और उनसे कहा इस्तीफ़ा दे दें। दोनों में बहसम बहसी हुई। सदर साहब के साथ उनकी कोर टीम भी मौजूद थी, लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो अपनी जगह पे अटक गए और एक क्राइसिस खड़ा हो गया। उन्हें मुअत्तल किया गया और मुअत्तली जो है ना अदालत ने अच्छी निगाहों से देखी, ना वकला बरादरी ने और ना आवाम ने। चुनाचे एक रफ्ता रफ्ता एक तहरीक चल पड़ी। बज़ाहिर वो चीफ़ जस्टिस की बहाली के हक़ में थी, लेकिन दरअसल वो जो एक मुहावरा है ना कि बेटी को इसलिए मारती हूँ ताकि बहू को कान हो जाए, तो सारे के सारे जो ग्रोह थे वो ज़ाहिर पहले ही भरे बैठे थे। तो वो रफ्ता रफ्ता चीफ़ जस्टिस की बहाली की जो तहरीक है वो एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार करने लगी। उनके ख़िलाफ़, इफ्तिखार चौधरी के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवाया गया परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरफ से। इस दौरान चीफ़ जस्टिस से जो पुलिस की बदसलूकी है उसकी तस्वीर भी कौमी प्रेस में, बैनुल-अक़वामी प्रेस में शाया हुई और फिर ये जो बदसलूकी है ये अलामत बन गई कि अब इनमें से कोई एक ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरी तरीके से पलट चुकी थी। जुलाई में 13 रुकनी बेंच ने ये जो रेफरेंस था हुकूमत ने भिजवाया था उसे ख़ारिज करके इफ्तिखार चौधरी साहब को चीफ़ जस्टिस के ओहदे पे बहाल कर दिया। इस दौरान वो जो कहते हैं ना कि मुसीबत कभी तन्हा नहीं आती, मुसीबत हमेशा जोड़े में आती है। तो हुआ ये कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया इफ्तिखार चौधरी को और दूसरी जानिब लाल मस्जिद का जो क्राइसिस है वो शुरू हो गया। उसके नतीजे में वहाँ ऑपरेशन करना पड़ा। इस ऑपरेशन से हुआ ये कि जो एमएमए थी वो भी मुशर्रफ साहब के पूरी तरह ख़िलाफ़ हो गई और जहादी तंजीमें जो हैं वो तो खैर पहले ही से उनकी दुश्मन थी। और उससे भी पहले से पता चलना शुरू हो गया था कि हालात फिसल रहे हैं। जब अगस्त 2006 में नवाब अकबर बुगटी को जिस तरीके से बलूचिस्तान में मारा गया और उसके बाद से फिर बलूचिस्तान अब तक काबू में नहीं आया। तो नवंबर 2007 में असम्बलियों की मुद्दत वैसे भी ख़त्म हो रही थी। चुनाचे मौके से फ़ायदा उठाते हुए 6 अक्टूबर को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ज़बरदस्ती इन असम्बलियों से ख़ुद को 5 बरस की अगली मुद्दत के लिए मुंतखब करवा लिया। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनके जमात के अकरम खान दुरानी उस ज़माने में सूबा सरहद के वज़ीर आला थे। तो इलेक्टोरल कॉलेज आपको पता है कि जो सदारती इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो वफाकी पार्लियामेंट और 4 असम्बलियों पे मुश्तमिल होता है। तो नज़रिया ये था कि अगर एक भी सूबाई असम्बली तोड़ दी जाए तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ दोबारा ख़ुद को मुंतखब नहीं करवा पाएंगे। और सिर्फ सूबा सरहद की असम्बली ऐसी थी जो कि एमएमए की वजह से टूट सकती थी, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो ऐन वक्त पे रुकावट बन गए और जब तक सदर ममलिकत ने अपने आप को दूसरी मुद्दत के लिए मुंतखब नहीं करवा लिया, मौलाना साहब ने असम्बली नहीं तोड़ने दी। और शायद इसी वजह से एमएमए का जो इत्तेहाद है
वो फिर बिखर के रह गया। सदर बनने के बाद एक नया एतमाद जनरल साहब को मिल गया और उन्होंने 3 नवंबर को ये जो नाफरमान जजेस थे और नाफरमान अदालतें थीं उनको लगाम देने के लिए और बदतमीज़ मीडिया को लगाम देने के लिए 3 नवंबर को एमरजेंसी नाफिज कर दी। पीसीओ के तहत जजों को नया हल्फ लेने पे मजबूर किया गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की अक्सरियत को मदऊ नहीं किया गया, लिहाजा वो सुबकदोश तस्वर हुए और जो बहरान था वो एक बार फिर पूरी शद्दोमत से उड़ गया। इसी फ़ज़ा में, इसी बेयकीनी की फ़ज़ा में 28 नवंबर को परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जनरल अशफाक परवेज़ कियानी उनको अपनी जो आर्मी के सिपह सालार की छड़ी है वो पकड़ाई और 30 नवंबर को आपने शेरवानी पहन के बतौर सिविलियन सदर हल्फ उठा लिया। आइन में तरमीम की गई और फिर उसके बाद एमरजेंसी हटा के जो आइन के मुअत्तल शुदा हिस्से थे वो भी बहाल कर दिए गए। असम्बलियों की मुद्दत जो है वो मुकम्मल हो चुकी थी। मोहम्मद मियाँ सुमरो हैं वो निगरान वज़ीर आज़म बनाया गया और वो 25 मार्च 2008 तक अपने ओहदे पे बरकरार रहे। 8 जनवरी 2008 को इलेक्शन की डेट होना करार पे आ गई, लेकिन 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के सबब मुल्क ज़ाहिर एक अचानक क्राइसिस में डूब गया। तो ये जो इलेक्शन थे ये कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर दिए गए और नई जो डेट थी वो थी 18 फरवरी के 18 फरवरी को ये इलेक्शन होंगे, कम बेश 1.25 महीने आगे बढ़ा दिया गया। अच्छा, 2002 का जब इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त 2 सरकारी चैनल होते थे और एक प्राइवेट चैनल होता था, लेकिन 2008 का जो इलेक्शन हुआ उसमें पीटीवी के अलावा 10 निजी चैनल्स भी सामने आ चुके थे। तब तक टेक्स्ट मैसेजिंग, मोबाइल फ़ोन, वेबसाइट्स, ईमेल, ब्लॉग्स वगैरह जो हैं वो भी आ चुके थे, लिहाजा पब्लिसिटी और पैगाम रसानी का एक नया और इनकलाबी दरवाज़ा खुल चुका था। चीज़ों को छुपाना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा था। ये जो इलेक्शन थे इनको देखने के लिए 21 मुल्कों और यूरोपीय यूनियन के 119 मुबस्सिरीन पाकिस्तान आए। इसके अलावा सैकड़ों मकामी मुबस्सिरीन भी थे। 25 नवंबर को अचानक से नवाज़ शरीफ एक बार फिर पाकिस्तान पहुंच गए। उससे कोई 2 महीने पहले 10 सितंबर को उन्हें ज़बरदस्ती डंडा डोली करके इस्लामाबाद एयरपोर्ट से वापस जद्दा रवाना किया गया था, मगर इस बार वो आराम से उतर आए और किसी ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की। ये इस बात का सबूत था कि मुशर्रफ साहब जो हैं अब उनमें वैसा दमखम नहीं रहा और उनकी मुट्ठी से जो रेत है वो तेज़ी से फिसल रही है। इसी दौरान अमरीकी और बरतानवी सहूलतकारी से मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ कई माह की बातचीत के बाद NRO का फार्मूला तय पा गया। मुशर्रफ साहब का ख्याल था कि अगर बीबी उनसे मिल जाएं तो नवाज़ शरीफ का रास्ता आसानी से रोका जा सकता है, लेकिन जाहिर है कि सियासतदान कच्ची गोलियां तो नहीं खेले हुए होते। तो 5 अक्टूबर को NRO जारी हुआ और फिर उसके तहत प्रोटेक्शन ये दी गई कि 1 जनवरी 1986 से 12 अक्टूबर 1999 तक सियासी बुनियादों पर बनाए गए मुकदमात जो हैं वो वापस ले लिए जाएंगे और मुलज़िमों की गैर हाज़िरी में जो अदालती फ़ैसले हुए या अहकामात जारी हुए वो मनसूख कर दिए जाएंगे। तो इससे ना सिर्फ पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हुआ बल्कि MQM और दूसरी जमातों को भी फ़ायदा हुआ, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी हुई और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये डील जो है वो कैंसिल कर दी थी। अच्छा, 2002 में जो मजहबी जमातों का इत्तेहाद था, MM में वजूद में आया था,
वो हम बता चुके हैं कि 2008 से पहले ही आपस की बदगुमानियों के सबब टूट गया था। लेकिन उसकी जगह एक नया इत्तेहाद बना, ऑल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। इसमें ज़रा ध्यान से सुनिएगा नाम। इस इत्तेहाद में मुस्लिम लीग नून और पीटीआई एक साथ मौजूद थे। उनके साथ जमात इस्लामी थी और पख्तून मिली अवामी पार्टी। तय ये हुआ कि जिन हालात में ये इलेक्शन हो रहे हैं और जिस तरह बीबी का जो कत्ल हुआ है, तो इलेक्शन के बाइकाट कर दिया जाए। लेकिन फिर आसिफ जरदारी साहब ने नून लीग को, बिलखुसूस नवाज़ शरीफ साहब को समझाया बुझाया कि भाई हमसे ज़्यादा जज्बाती तो आप नहीं हो सकते, हमारी तो अहलियत ही वो, तो हम इलेक्शन में अगर हिस्सा ले रहे हैं तो आपको भी हिस्सा लेना चाहिए ताकि इनकी क्रेडिबिलिटी बने। तो मियाँ साहब जो हैं राज़ी हो गए। लेकिन मियाँ साहब तो राज़ी हो गए, मगर वो जिस इत्तेहाद के रुकन थे वो खफा हो गया। तो उनके जो इत्तेहादी थे उन्होंने कहा आप हिस्सा लें, आपकी मर्ज़ी, लेकिन हम बाइकाट करेंगे। तो इन सब ने पीटीआई समेत और जमात इस्लामी समेत इन इलेक्शंस का बाइकाट किया। और इसके अलावा जो बलूचिस्तान की बीएनपी मैंगल थी, नेशनल पार्टी थी और जमहूरी वतन पार्टी थी, उसने भी 2008 के इलेक्शन का बाइकाट किया। एमकेएम ने सिंध के शहरी इलाकों के अलावा बाकी 3 सूबों में भी पहली बार टिकट दिए, एक तजर्बा किया, मगर कोई उम्मीदवार उनका कामयाब नहीं हो सका सिंध के शहरी इलाकों के बाहर। दहशतगर्दी की लहर की वजह से इलेक्शन मुहिम खासी सुस्त हुई, लेकिन उसे बहाना बना के इलेक्शन मुलतवी करने की कोशिश नहीं की गई। इस बार ये हुआ कि जो इंटेलिजेंस एजेंसियां थीं उन्होंने भी तोड़ फोड़ और इफाड़ पछाड़ में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली, क्योंकि उनको नए सिपह सालार ने ऑर्डर दिए थे कि आप बिल्कुल गैर जानिबदार रहें। चुनाचे इलेक्शन हुए और उनके नतीजे में पीपल्स पार्टी के 122 अरकान मुंतखब हुए MNA, मुस्लिम लीग नवाज़ के 92, मुस्लिम लीग काफ के 53, MQM के 25, ANP के 13 और आज़ाद 10 उम्मीदवार मुंतखब हुए। टर्न आउट रहा 44.5% मजमूई तौर पे। 25 मार्च 2008 को हिस्ट्री भी बनी। पाकिस्तान की पहली खातून स्पीकर फहमीदा मिर्ज़ा ने हलफ उठाया और उसके बाद फिर यूसुफ रज़ा गिलानी को ऐवान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया। मुस्लिम लीग नवाज़ भी उनकी काबीना में शामिल थी, लेकिन ये जो इक़्तिदारी इत्तेहाद था बमुश्किल 5 माह चल पाया। अगस्त में नून लीग जो है वो मखलूत हुकूमत से अलहदा हो गई। अलबत्ता MQM, ANP और आज़ाद अरकान बदस्तूर गिलानी हुकूमत में शामिल रहे। इस दौरान मुशर्रफ साहब से जान छुड़ाने के लिए उनके मुआवज़े का मुतालबा ज़ोर पकड़ने लगा कि सारा सेटअप बदल गया, मगर ये भाई साहब अब तक क्यों टिके हुए हैं। चुनांचे जब प्रेशर बढ़ा तो मेरा ख़्याल है कि आर्मी की क़यादत की तरफ से भी प्रेशर होगा कि अब आप जाएं, कब तक रहेंगे। और सियासी प्रेशर भी जब बढ़ा तो फिर उन्होंने सुबकदोशी का फ़ैसला किया और 18 अगस्त को उन्हें ऐवान सदर से गार्ड ऑफ ऑनर दे के रुखसत किया गया। और उसके बाद जो सदारती इंतखाबात हुए उसमें आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो सदर मुंतखब हुए। मुस्लिम लीग नून मरकज़ में तो मखलूत हुकूमत से अलहदा हो गई थी। अलबत्ता पंजाब में नून लीग की जो अक्सरियती हुकूमत थी उसमें पीपल्स पार्टी बदस्तूर अगले कुछ महीने तक शामिल रही। सिंध में पीपल्स पार्टी और MQM की मखलूत हुकूमत बनी। सूबा सरहद में ANP की क़यादत में मखलूत हुकूमत बनी। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की क़यादत में मखलूत हुकूमत बनी। मगर पसे पर्दा जो किरदार होते हैं या इदारे होते हैं वो तो जानते हैं कि उनके साए तो लहराते ही रहते हैं।
इस दौरान 2 वज़राए आज़म तब्दील हुए। यूसुफ रज़ा गिलानी को अदालत ने स्विस प्रोसिक्यूटर को ख़त ना लिखने के संगीन जुर्म में सज़ा सुनाई, तो वो वज़ीर आज़म के ओहदे पे नहीं रह सके। उनकी जगह राजा परवेज़ अशरफ आए, लेकिन जब तक वो आए उस वक्त तक असम्बलियों की मुद्दत कम रह गई थी। लेकिन असम्बलियों ने, ये जो 2008 की असम्बली थी, अच्छी बात यह है कि इसने पूरी जो 5 साल की मुद्दत है 2 वज़राए आज़म की कुर्बानी देने के बावजूद मुकम्मल की, और 16 मई 2013 को ये वक्त मुकर्ररा पर टूट गई। तो ये एक अच्छी बात थी। और इस असम्बली ने 18वीं तरमीम भी, आइनी तरमीम भी मंजूर की थी। तो इस लिहाज से ये असम्बली तारीख़ में अपना नाम महफूज रखने में कामयाब हो गई। अगर हम उसके बाद बात करें मई 2013 के इलेक्शन की, तो मैं फिर ये बात दोहराऊँगा कि पहली बार एक मुंतखब सिविलियन हुकूमत से, आप कह सकते हैं कि 2002 के इलेक्शन भी भाई साहब हुए थे, वहाँ भी मुंतखब सिविलियन हुकूमत हुई थी, लेकिन जिन हालात में वो इलेक्शन हुए थे और जिस तरह मुस्लिम लीग काफ को क्रिएट किया गया और फिर जितवाया गया, तो होना तो ये चाहिए कि मैं ये कहूँ कि ये तीसरी मुंतखब हुकूमत थी जो कि बनी 2013 के इलेक्शन के नतीजे में। लेकिन मेरा जी नहीं चाह रहा, लिहाजा मैं ये तारीख़ 2008 से शुरू कर रहा हूँ कि पहली बार एक मुंतखब सिविलियन हुकूमत से दूसरी मुंतखब हुकूमत को इक़्तिदार मुंतकिल हुआ। दहशत गर्दी की लहर जिस तरह 2008 के इलेक्शन पे छाई हुई थी, 2013 में भी जो इलेक्शन हुए उस पे पूरी तरह छाई रही। लेकिन हुआ ये कि ये जो इलेक्शन थे, इससे पहले जो 18वीं तरमीम मंजूर हुई, उसके तहत इलेक्शन कमीशन का जो तकर्रुर था वो सदारती डोमेन से निकल के कायदे हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तलाफ के बाहमी मशवरे से होना करार पाया। यही फार्मूला निगरां वज़ीर आज़म के साथ साथ निगरां वज़राए आलम की तकर्रुरी के लिए भी सूबाई सतह पे अपनाया गया। इसके अलावा एक अच्छी बात यह हुई कि पिछले इलेक्शन में तो ये होता था ना कि जो उम्मीदवार है उसके असासों की स्क्रूटनी होती थी, लेकिन इस बार ये हुआ कि उम्मीदवारों के अलावा उनके अहले खाना के असासों की स्क्रूटनी का भी आगाज़ हुआ। 30 अक्टूबर 2011 को एक वाक़या हुआ, और वो वाक़या ये था कि मीनार पाकिस्तान के साए में तीसरी क़ुव्वत का ज़हूर हुआ, और उस क़ुव्वत का नाम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसके बाद गेम कुछ और हो गई। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।